वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे चार्टर एक्ट्स के बारे में। हमने लास्ट सेशन में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में जाना था। उसमें मेजर 3 जो है पॉइंट्स हैं जो मेजरली महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो तीनों के तीनों पॉइंट्स 1813 के आपके चार्टर एक्ट के। तो वो तीनों पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले कि क्या हो गया, मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया ऑफ कंपनी क्या हो गई, एबॉलिश कर दी गई। मतलब जो एकाधिकार था कंपनी का भारत में व्यापार करने का, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। और इंडियन ट्रेड को पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। पर ये प्रतिबंध जो है 2 चीज़ों पे नहीं लगा था। किस पे? टी पे, ट्रेड इन टी, और ट्रेड विथ चाइना, फॉरेन ट्रेड चाइना के साथ। इन दोनों चीज़ों पे, इन दोनों के ट्रेड पे प्रतिबंध नहीं लगा था। बाकी सारी चीज़ों का एक अधिकार जो कंपनी का था ट्रेड करने का, वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया कि आप आइए भारत में, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाइए, बताइए। और शायद एक तरीके से शायद का यही था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म में, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक। फिर आ जाता है तीसरा आपका मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का भारत में स्प्रेड किया जाने लगा किसके बाद? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू, ठीक। ये था आपका चार्टर एक्ट 1813 का कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या 1833 का चार्टर एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट हेलिना एक्ट 1833। ये जो सेंट हेलिना एक्ट 1833 है, इसके बारे में आपको हर जगह पे लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको SCS के थ्रू ही इतने डिटेल में आपको चीज़ें अवेलेबल हो पाती है, ठीक। तो सेंट हेलिना एक्ट किसको कहते हैं? हम चार्टर एक्ट 1333 को ही सेंट हेलिना एक्ट 1333 कहा जाता है, ठीक। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ? देखिए, पहले जितने भी लॉ बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट में, उसको हम क्या बोलते थे? रेगुलेशन। पर अंडर दिस एक्ट उसको हम क्या बोलने लगे? एक्ट्स बोलने लगे, ठीक। रेगुलेशंस नहीं, एक्ट्स बोलते थे। कंपनी को क्या मिला? 20 साल का लीज मिल गया। किस पे? कि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं जो भी टेरिटरीज में वो ट्रेड कर रहे थे या फिर पोजेशन था जिन टेरिटरीज में, वो अगले 20 साल तक रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर सकते हैं। पर जो एक अधिकार बचा हुआ था कंपनी का ट्रेड विथ चाइना और टी में, वो भी बंद कर दिया गया, पूरी तरीके से एंड हो गया। मतलब 1813 में क्या हुआ? एक अधिकार, मोनोपोली ऑफ द ट्रेड सिस्टम ऑफ कंपनी, वो बैन कर दिया, करना जाना स्टार्ट करने लगा। 2 चीज़ें रह गई थी, उनको भी 1833 के चार्टर एक्ट में, सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833 में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया और मोनोपोली यानी एक अधिकार जो ट्रेड सिस्टम था वो बंद हो गया, ठीक। अब आता है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, ठीक है। और कौन बना? मतलब उन्हीं में फिर क्या सारे सिविल्स और मिलिट्री पावर्स उन्हीं को, उनके अंडर ही आने लगे। और कौन बना भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन competition for the selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place office employments under the company. However, this provision was negated after the opposition from the court of directors. अब 1833 के चार्टर एक्ट की तरह क्या प्रावधान लाया गया? एक ओपन कंपटीशन होगा, किसका? सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है। उसमें सारे इंडियंस पार्ट कर सकते हैं, किसी को डिबार नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके के ऑफिस के पोस्ट होल्ड करने से। पर ये प्रावधान, ये प्रोविजन जो है, इसका अपोज किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक। It ended the activities of the East India Company as commercial body, which became a purely administrative body. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से क्या ट्रेड ही तो करने आई थी, तो कमर्शियली बॉडी थी, पर क्या हो गया? कमर्शियल बॉडी ना रह के वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट
इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। अब क्या था, जो कंपनी टेरिटरीज जो थे वो किसके अंडर, किसके लिए हो जाएं, पूरे समर्पित अपनी किसके लिए, देयर मैजेस्टी, अपने किंग के लिए, क्वीन के लिए और उनके हायर्स और सक्सेसर्स के लिए, ठीक है। फिर दिस वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इंडिया, बिगिनिंग ऑफ ए सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया स्टार्टेड एज दिस एक्ट। अब एक तरीके से हम कहेंगे जो बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो किस एक्ट के तहत स्टार्ट होता है भारत में, तो एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास of their legislative powers. For the first time, Governor General's government was called as Government of India and his council as Indian Council. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या और क्या कहने जाने लगा, गवर्नर जनरल ना कह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने जाने लगा, ठीक है। क्या कहा जाने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। It added a fourth ordinary member to the Governor General Council for India who was to be a legal expert in making of laws. तो कौन बने चौथे मेंबर, लॉर्ड मैकॉले। कौन बने, लॉर्ड मैकॉले बने, वॉज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज द फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया अंडर दिस एक्ट। क्या स्टैब्लिश किया गया, लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया फॉर द कंसोलिडेशन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। इंडियन लॉ को कोडिफाई करने के लिए, बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया गया, लॉ कमीशन। इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो गवर्नर थे बॉम्बे मद्रास के, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया, क्योंकि सबके साथ मतलब सारी लेजिस्लेटिव पावर्स किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। इट इंट्रोड्यूस लॉ मेंबर मैकॉले इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ये था आपका ओवरऑल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या सेंट हेलेना एक्ट 1833। आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से ये एक्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।